हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और कैसी चल रही आपकी प्रिपरेशन लिटरेचर की? आई होप बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी चल रही होगी। एंड एक सेकेंड, यस, तो आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और जितनी भी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ, वो आपको ज़रूर से पसंद आ रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जैसे कि आपको पता है कि लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट्स हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, क्योंकि ये टर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे हैं, तो हमें इसको स्टडी करना होगा और बहुत अच्छे से इसको स्टडी करना होगा। ओके, तो आज भी आवाज़ थोड़ी सी अजीब है, एडजस्ट कर लीजिएगा। ईयरफोन लगा के देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, मीन्स तो समझ में आ जाएगा। ओके, यस, मैं बोल ठीक से रही हूँ, लेकिन हो सकता है क्योंकि मेरा गला ठीक नहीं है अभी। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें एंड इसको सबसे पहले इसको शेयर कर दें, ताकि जो भी स्टूडेंट्स, जो भी कैंडिडेट लिटरेचर को पढ़ना चाहते हैं, लिटरेचर की स्टडी करना चाहते हैं, या फिर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो उन तक पहुँचे और उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, एंड आप देख सकते हैं कि मेरी कोई भी वीडियो बहुत लेंदी नहीं होती है और आपको कंटेंट अच्छा खासा उसमें मिलता है ना। ठीक है, चलिए। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे दो क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन अभी तक आपने उसका मुझे कमेंट नहीं किया है, तो उसको आप देखकर कमेंट करिएगा। और मैंने कहा भी था आपसे कि जो भी मुझे सबसे पहले कमेंट करेगा तो उसका स्क्रीनशॉट लेके उसके नाम और उसके आंसर के साथ में मैं उसका स्क्रीनशॉट सबसे पहले अपने नेक्स्ट सेशन में, मतलब आज की वीडियो में मैं दिखाने वाली थी, बट किसी ने कमेंट नहीं किया है, तो इट्स ओके। जब भी आप लोग उसको देखें, लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पुट अप किए हैं दो, बहुत इजी क्वेश्चन है इंग्लिश लिटरेचर के। ठीक है, हो सकता है आपको पता ही ना हो, इसीलिए आपने आंसर ना किया हो, तो उसको पता करके ही उसको देख लीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद भी आप मुझे आंसर कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। लाइक का बटन दबा दीजिएगा। ओके, तो आज का जो टर्म है वो है नेगेटिव कैपेबिलिटी। क्या है फ्रेंड्स? नेगेटिव कैपेबिलिटी। ओके, नेगेटिव कैपेबिलिटी, ये जो टर्म है ये दिया था जॉन कीट्स ने। इस टर्म को क्वाइन किया है जॉन कीट्स ने, हु सजेस्टेड, जिन्होंने सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया, दैट अ ग्रेट थिंकर इज कैपेबल ऑफ बीइंग अनसर्टेनिटीज, मिस्ट्रीज, डाउट्स विदाउट रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीज़न। ठीक है, तो जो ग्रेट थिंकर होता है, जो बड़ा थिंकर होता है ना, जो बहुत ही डीप थिंकर होता है, हम कह सकते हैं, वो कैपेबल होता है, ठीक है, हर किसी भी प्रकार की सिचुएशन में उसकी थिंकिंग में कोई भी अफेक्ट नहीं दिखेगा आपको, वो बहुत ही अच्छे से उस रीज़न पे पहुँचेगा। ठीक है, कितनी भी अनसर्टेनिटीज़ हों, कितनी भी मिस्ट्रीज़ हों, कितने भी डाउट्स हों, ठीक है, तो ये एक, तभी इसका नाम है नेगेटिव कैपेबिलिटी, कि नेगेटिव में भी आप कैपेबल हैं, आपकी थिंकिंग इतनी ब्रॉड है। ठीक है, आपकी थिंकिंग इतनी ग्रेट है, इतनी ब्रॉड है कि उस सिचुएशन में भी आपके अंदर कैपेबिलिटी है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि हर टर्म को हमें समझना है, रटना नहीं है। ठीक है, समझ जाएंगे तो आपको किसी भी लैंग्वेज में वो चीज़ मिलेगी, तो समझा हुआ होगा तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, ये किस टर्म के बारे में बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, ऐसे ही ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आपको डेफिनेशन दे देंगे या फिर कुछ उससे मिलते जुलते कीवर्ड्स। ठीक है, जैसे ह्यूब्रिस में हमको एरोगेंस याद रखना है, प्राइड याद रखना है, हेमेरिशिया में हमको ट्रेजिक फ्लॉ, ट्रेजिक ट्रेट, ठीक है, जिसको हम फैटल फ्लॉ भी कहते हैं, वो हमें याद रखना है। तो ऐसे आपको कीवर्ड्स दे देंगे, या फिर आप उसको बहुत अच्छे से समझ जाइए। तो अगर थोड़ा सा वो लैंग्वेज डिफरेंट करके भी दे रहा है तो भी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
है ना, क्योंकि अगर आपने समझा है पहले से तो फिर दिक्कत नहीं होगी अगर लैंग्वेज चेंज भी आती है तो, क्योंकि लैंग्वेज तो चेंज होती ही रहती है लेकिन मीनिंग वही रहता है ना। किसी भी टर्म का, किसी भी चीज़ का मीनिंग चेंज नहीं होता है, मीनिंग तो वही रहता है ना। हो सकता है लैंग्वेज थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज हो जाए, लेकिन उसका जो सेंस है, उसका जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात थी नेगेटिव कैपेबिलिटी के बारे में। और मोस्ट ऑफ इसमें ये पूछा जाता है कि नेगेटिव कैपेबिलिटी को दिया किसने है, तो ये दिया है जॉन कीट्स ने। एंड जॉन कीट्स जो है वो रोमांटिक टाइम पीरियड के एक ऑथर थे, आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है आपका नेमेसिस। नेमेसिस का मतलब हम कह सकते हैं बदला या एक बैलेंस बिठाना किसी भी चीज़ में, ठीक है। इट इज़ लिटरेरी डिवाइस, ये एक लिटरेरी डिवाइस होता है दैट रेफर्स टू अ सिचुएशन, जो एक ऐसी सिचुएशन को रेफ़र करता है ऑफ पोएटिक जस्टिस। पोएटिक जस्टिस की ही एक सिचुएशन होती है, जो पोएटिक जस्टिस हम लोग ट्रेजेडी के जो हम लोग पढ़ते हैं, ट्रेजेडी में हम लोग बहुत सारे डिवाइसेस को पढ़ते हैं ना, एनाग्नोसिस, कैथारसिस, कैटास्ट्रोफे, तो उसमें पोएटिक जस्टिस, तो पोएटिक जस्टिस का ही एक सिचुएशन होता है वेयर द गुड कैरेक्टर्स आर रिवॉर्डेड, जहाँ पे जो अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं उनको रिवॉर्ड दिया जाता है उनके वर्चूज़ के लिए, उनके गुण के लिए। और जो खतरनाक कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि सैटन, ठीक है, तो उसको क्या करा जाता है, पनिश किया जाता है उनके वाइसेस के लिए, दैट इज़ कॉल्ड नेमेसिस। और ये एक सिचुएशन होता है पोएटिक जस्टिस का, हिंदी में बोले तो एक बैलेंस बिठाना, क्योंकि बैलेंस तो बिठाना ही पड़ेगा ना। जो गुड कैरेक्टर्स हैं उनको रिवॉर्ड दे करके, जो ईविल कैरेक्टर्स हैं उनको पनिशमेंट दे करके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नियोलॉजिज्म। नियोलॉजिज्म का मीन्स क्या होता है? नियोलॉजिज्म का मीन्स होता है यूज़ ऑफ न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स यहाँ पे लिखा नहीं है कि यूज़ ऑफ न्यू वर्ड्स भी होता है, ठीक है। तो बात वही है, देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज हो गई लेकिन मीनिंग चेंज नहीं है। द यूज़ ऑफ वर्ड अ टर्म दैट हैज़ रिसेंटली बीन क्रिएटेड, जो रिसेंटली क्रिएट किया है वो न्यू वर्ड तो ही हो गया ना, वो न्यू वर्ड ही तो हो गया। यूज़ ऑफ न्यू वर्ड्स, रिसेंटली बीन क्रिएटेड, एक ऐसे वर्ड्स, तो वो नियोलॉजिज्म होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नॉन फिक्शन। एक मैंने आपको पढ़ाया था फिक्शन, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने फिक्शन के बारे में बताया था आपको कि फिक्शन जो होता है वो इमेजिनेशन पर बेस होता है, ठीक है। नॉवेला आपका शॉर्ट स्टोरी फिक्शन के अंतर्गत आता है। और जो नॉन फिक्शन होता है उसमें आपका ऑटोबायोग्राफीज़ होती हैं जो कि रियल होती हैं, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी में किसी भी पर्सन की एक रियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, उसके पूरे लाइफ हिस्ट्री आपको मिलती है उसकी लाइफ के बारे में, ठीक है। मैमर एक ऑटोबायोग्राफी का ही पार्ट होता है, लेकिन मैमर फुल ऑटोबायोग्राफी हम इसे नहीं कह सकते कि ऑटोबायोग्राफी ही होता है। जैसे कि आपने अपनी ऑटोबायोग्राफी को लिखा, ठीक है, और आपने मैमर में कुछ अलग लिखा, मैमर में सिर्फ आपने उतनी चीज़ें लिखी हैं जो आपकी लाइफ में बहुत स्पेसिफिक चीज़ें थी, ठीक है। या फिर आपने फर्स्ट टाइम आपने किसी यूनिवर्सिटी में, जहाँ आपका ड्रीम बिल्कुल था कि मुझे यहाँ से ग्रेजुएट होना है, ठीक है, या मुझे यहाँ से डिग्री लेना है, तो आपने सिर्फ उसको मेंशन कर दिया। जो भी आपके लाइफ में बहुत ही स्पेसिफिक सी चीज़ें हुई हैं, आप उसको अगर लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो मैमर में आता है। कोई भी इवेंट हो सकता है वो जो आपका स्पेसिफिक है, पूरी ऑटोबायोग्राफी नहीं होती है मैमर। एसेस पता ही है आपको, रिपोर्ट, लेटर्स, बायोग्राफीज़ एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, ये सारे नॉन फिक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, देखिए सारे नोट कर लीजिएगा, ये सारे नॉन फिक्शन में आते हैं। पूछा जा सकता है कि ये सारे फिक्शन में आते हैं, नॉन फिक्शन में आते हैं, किस में आता है, तो ये सारे आपके नॉन फिक्शन में आते हैं। नेक्स्ट आपका है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ये टर्म कॉइन करा है टी.एस. एलियट ने टू डिस्क्राइब करने के लिए। क्या डिस्क्राइब करने के लिए? टी.एस. एलियट कौन से टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स? मॉडर्न टाइम पीरियड से, मॉडर्न टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं टी.एस. एलियट, थॉमस स्टर्न एलियट, ठीक है। अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, अ सिचुएशन, अ चेन ऑफ इवेंट्स विच शैल बी द फॉर्मूला ऑफ दैट पर्टिकुलर इमोशन। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को समझिए पहले, ये तो आप डेफिनेशन याद आपको करनी है
कि एक चेन ऑफ इवेंट, सिचुएशन, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, एज इट इज़ इसको याद कर लीजिएगा बिकॉज एज इट इज़ एग्जाम में आपको मिल जाएगी। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का समझिए क्या होता है। जैसे कि कोई प्ले चल रहा है, ठीक है, कोई प्ले चल रहा है और उसमें बहुत सारे इवेंट्स हैं, बहुत सारे इवेंट्स हैं। पहले ये इवेंट हुआ, फिर दूसरा इवेंट हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ, फिर पांचवा हुआ। तो वो सारे जो इवेंट हो रहे हैं उसकी एक चेन चल रही है। मतलब वो पहला वाला इवेंट जो है वो दूसरे वाले से रिलेट कर रहा है, दूसरा कहीं ना कहीं तीसरे से कर रहा है, तीसरा कहीं ना कहीं पहले से भी कर रहा है, क्योंकि अगर पहला वाला इवेंट नहीं हुआ होता तो वो तीसरा नहीं हुआ होता। समझ रहे हैं? तो अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, अ सिचुएशन, अ चेन ऑफ इवेंट, मतलब एक चेन चलती चली आ रही है ना, एक चेन चलती चली आ रही इवेंट की, उसको हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। एंड टी.एस. एलियट ने हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर कहा है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के बेस पर, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसमें जो सिचुएशन है, वो चेन ऑफ इवेंट है, वो रिलेट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, वो रिलेट नहीं कर रहे हैं। तो जब नहीं कर रहे हैं तो वो आर्टिस्टिक फेलियर हो गया ना इस बेस पे, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या करता है, जो जोड़ता है, जो कोरिलेट करता है इवेंट्स को, ऑब्जेक्ट को, सिचुएशन को, क्या करता है, कोरिलेट कर पाता है। वही तो हो गया ना, कोरिलेट का मीन्स क्या होता है, ठीक है। इसीलिए टी.एस. एलियट ने हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर कहा है। तो ये आपका होता है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, विच शैल बी द फॉर्मूला ऑफ दैट, जो किसी इमोशन का एक फॉर्मूला होता है, कोई ना कोई इमोशन उससे जुड़ा होता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव कोरिलेट। आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होगी। आगे हम बात करते हैं ओरिएंटलिज्म के बारे में। ओरिएंटलिज्म के बारे में इतना आपको ध्यान रखना है सिर्फ कि ओरिएंटलिज्म जो है वो आपका 1978 में एक बुक आया था एडवर्ड डब्ल्यू सईद का। एडवर्ड डब्ल्यू सईद, इसमें नाम को आपको ध्यान रखना है, ओरिएंटलिज्म, एडवर्ड सईद, एडवर्ड सईद 1978, ओरिएंटलिज्म 1978 में एडवर्ड सईद की एक बुक थी, ठीक है। एंड ओरिएंटलिज्म का मीन्स दृष्टिकोण से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट आपका है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट 19th सेंचुरी मूवमेंट था 1833 में, सेंटर्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को जिसने सेंटर किया, मतलब वो केंद्र में था, तभी तो इसका नाम है ना ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। दैट सॉट अ रिन्यूअल ऑफ जिन्होंने प्रयास करा रिन्यूअल का, नवीनीकरण का, किसके नवीनीकरण का, कैथोलिक और रोमन कैथोलिक चर्च, कैथोलिक चर्च और रोमन कैथोलिक चर्च जो इंग्लैंड में थे, किसके अपोजिशन में, प्रोटेस्टेंट टेंडेंसी ऑफ द चर्च। प्रोटेस्टेंट का मीन्स होता है प्रतिवाद करने वाला, उसके ऑपोजिशन में कैथोलिक और रोमन कैथोलिक चर्च इंग्लैंड में जो था, उसके रिन्यूअल के लिए इन्होंने काम करा। ये चाहते थे कि ऐसा हो, रिन्यूअल हो इसका, रिन्यूअल हो इसका, इसके अपोजिशन में, ठीक है। समझ में आया? हाँ, दोबारा से एक्सप्लेनेशन सुन लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। बस फ्रेंड्स, थोड़ा सा दो ही आपके और हैं, फिर आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है वो है पैराबल। पैराबल को अगर हम हिंदी में बोलें तो दृष्टांत या फिर नीति कथा कहते हैं। इट प्रेजेंट्स अ शॉर्ट स्टोरी, ये एक शॉर्ट स्टोरी को प्रेजेंट करता है, टिपिकली विद अ मोरल लेसन एट द एंड, जो एंड में आपका मोरल लेसन देता है। और ये एक फिगर ऑफ स्पीच भी होता है। एक मैंने आपको पढ़ा था फेबल, फेबल में भी लास्ट में मोरल होता है, लेकिन फेबल में एनिमल्स का, बर्ड्स का, इंसेक्ट्स का यूज़ होता है किसी मोरल स्टोरी को बताने के लिए कि वो एक दूसरे से बातें करते हैं, और उसको एपालॉग भी कहते हैं। बट पैराबल में ऐसा नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा, पैराबल में एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स का यूज़ नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक शॉर्ट स्टोरी होती है, बस आपको एक एंड में एक मोरल लेसन देना होता है, तो उसके लिए एक छोटी सी स्टोरी होती है, नीति कथा होती है, और ये एक फिगर ऑफ स्पीच भी होता है, इंग्लिश लिटरेचर में ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट आपका है पैरोडी, ठीक है। पैरोडी इज़ एन इमिटेशन
ऑफ अ पर्टिकुलर वर्क टू प्रोड्यूस अ कॉमिक इफेक्ट। पैरोडी का मतलब होता है किसी ऐसे वर्क को आपने इमिटेट कर दिया और फिर आपने उसको पैरोडी में चेंज कर दिया, मतलब कि वो वर्क कॉमिक नहीं था, लेकिन जब आपने उसको इमिटेशन किया तो आपने उसमें कुछ ऐसे अपनी आर्टिस्ट्री यूज़ कर दी कि वो एक कॉमिक इफेक्ट देने लगा। ठीक है, जैसे गुलिवर ट्रैवल क्या होता है, वो पैरोडी है ऑफ ट्रैवल नैरेटिव्स एज वेल एज सैटायर, वो एक सैटायर भी है। सैटायर में भी हम चीज़ों का थोड़ा सा उपहास करते हैं, है ना, थोड़ा सा फन करते हैं ताकि उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके, लेकिन सैटायर का पूरा मतलब किसी का उपहास करना नहीं होता है। सैटायर का मीन्स रिफॉर्मेटिव वे में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये पोएटिक फॉर्म्स मैंने पढ़ाई थी, ठीक है, काफ़ी पहले मैंने पोएटिक फॉर्म्स भी पढ़ाई थी, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया मैंने उसमें एक्सप्लेन किया था। मैं दोबारा भी कर दूँगी, ठीक है, दोबारा एक नए सिरे से एक नई PDF के संग में, ठीक है, उसको मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो लेकिन अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, ठीक है, जब वीडियो के लास्ट में जाएंगे तब वो आपको मिलेगा, ठीक है। यस, तो ये आपका पैरोडी होता है। तो गुलिवर्स ट्रैवल इज़ अ पैरोडी ऑफ ट्रैवल नैरेटिव्स एज वेल एज सैटायर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक था हमारा आज का सेशन, इसके आगे नहीं है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में कुछ और लिटरेरी टर्म्स के साथ में भी। Z तक हमें कंप्लीट करना है, देखिए P तक हो गया है, अभी शायद P से 1-2 और रह गए होंगे, तो वो भी मैं करवा दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड पढ़ते रहें, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। लिटरेचर आपका सब्जेक्ट है तो आपको उस पर कमांड होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।